राम लाडलो, मैं तारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हरियाणा के इतिहास की सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में किया था हरियाणा में बौद्ध और जैन धर्म कैसे फैला था और कैसे उनका विस्तार हुआ, कौन कौन से केंद्र थे जहाँ से हमें यह पता लगता कि हरियाणा में बौद्ध और जैन धर्म था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं फिर आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो उससे आगे आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे आगे हमारा आता था, हमने बात की थी लास्ट वीडियो में काल मौर्य काल के ऊपर, यानी कि अब राजा महाराजा जो वंश हैं वो चलेंगे। तो पहले करते हैं हम मौर्य काल की। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेंड मौर्य वंश की। मौर्य वंश है जो मौर्य वंश ने हरियाणा में 324 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। हरियाणा इसका क्षेत्र था जो इस राज्य का भाग था मौर्य वंश के। अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि 324 लिखा मैंने, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो राजा बनता है 323 ईसा पूर्व में मगध का। लेकिन आपको नहीं पता तो बता दो कि 323 ईसा पूर्व में तो मगध का बना था। उससे पहले उन्होंने आसपास का इलाका जो वो तटीय इलाका वो जीतना शुरू किया था। मगध तो केंद्र था, उसमें पंजाब और हरियाणा का इलाका उसने पहले जीता था। यानी कि मगध का शासक बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य हरियाणा और पंजाब का राजा बन जाता है। तो इसलिए ये सन 324 यहाँ लिखा हुआ है। हरियाणा में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार होते हैं और बिंदुसार के बाद होता है अशोक। अशोक हमारे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अशोक के यहाँ पर काफ़ी अभिलेख मिलते हैं, आप सभी को जानते हैं, जिसमें से 7 अभिलेख है जो टोपरा स्तंभ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जो कि यमुनानगर में वो मिलते हैं। और जो अशोक है, अशोक ने थानेश्वर में एक बौद्ध स्तूप भी बनवाया था, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और जो अशोक का ये थानेश्वर है, थानेश्वर जो स्थान है, इसको अशोक का पैतृक राज्य माना जाता है। पैतृक राज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने पंजाब और हरियाणा में शुरुआत की थी, तो थानेश्वर ये राजधानी बनाए थे। इसीलिए जो थानेश्वर है बिंदुसार या अशोक, यानी कि अशोक का पैतृक राज्य माना जाता है। पैतृक होता है जो उनके पूर्वजों का राज्य हो। तो इसी वजह से, और इसके जो प्रमाण मिलते हैं मौर्य वंश के हमें, वो कुरुक्षेत्र की खुदाई से मिलते हैं। सुग जो यमुनानगर है वहाँ से मिलते हैं। वहाँ से हमें चमकीले काले मृत भांड मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस टाइम पर कैसे भांड यानी कि बर्तन बनाए जाते थे। वो कुरुक्षेत्र सुग से मिलते और बिकब्स्तान है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हरियाणा के लिए है वो है हमारा योद्धा गणराज्य। अब योद्धा गणराज्य, गणराज्य होता क्या है ये आपको मैं बता दूं। एक होता गणराज्य, एक होता राजतंत्र या राजतंत्र। यानी कि राजतंत्र में तो राजा होता है, जैसे कि एक राजा होता है, उसके अधीन सारी जनता होती है। लेकिन गणराज्य, गणराज्य का अंतर, जैसे कि हमारे यहाँ पर गणतंत्र और राजतंत्र, इसमें फर्क समझ सकते हैं। गणराज्य का अर्थ होता है जहाँ लोगों द्वारा जो सभा बनाई जाती है उसके द्वारा शासन चला जाए, यानी कि गण यानी लोगों के द्वारा जो वहाँ पर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं गणराज्य। उन गणराज्यों में जो फेमस है वो है योद्धा गणराज्य। अब योद्धा गणराज्य हरियाणा में इसका केंद्र था, इसलिए इंपोर्टेंट है। जो योद्धा गणराज्य था वो भारत का सबसे बड़ा गणराज्य है। कौन? योद्धा। और इसका केंद्र हरियाणा रहा है, जिस वजह से हरियाणा की दृष्टि से ये इंपोर्टेंट गणराज्य है, जो जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब योद्धा यह नहीं कि कोई नया नाम है मौर्य वंश के बाद आया, ये ऐसे नहीं है। योद्धा गणराज्य का जिक्र हम महाभारत, पुराण और महाभाष्य में भी पाते हैं। इस शब्द का वर्णन महाभाष्य जो पुस्तक पतंजलि ने लिखी थी वो है महाभारत के द्रोण पर्व, जो 18 पर्व है उसके, उनमें से द्रोण पर्व एक भाग है इसका। तो द्रोण पर्व में योद्धा के बारे में हमें जानकारी मिलती है महाभारत के। अब जो योद्धा सिक्के थे, क्योंकि सिक्कों के द्वारा ही हम इनके इतिहास का पता लगाते हैं। कैसे हम हरियाणा के इतिहास को जानते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था सिक्के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो सिक्के हैं जो इनके ज़्यादातर संख्या में मिलते हैं योद्धा गणराज्य के मिलते हैं। जो सबसे पहले सिक्का मिला था वो 19वीं शताब्दी में मिला था कनिंगम को, हरियाणा से, योद्धा गणराज्य का। उसके बाद रोजर्स को मिला था, जो मिला था वो हासियर खरगोदा से मिला था, इन दोनों से। उसके बाद तो फिर सोनीपत, जींद का जयवती, फिर हिसार, सिरसा, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और भी बहुत से इलाके जहाँ से हमें योद्धा गणराज्य के सिक्के मिलते हैं। उसके बाद हरियाणा जो पुरातत्व संग्रहालय है
उनमें इन सिक्कों को सुरक्षित रखा गया। वो आज भी वहाँ पर जाकर, जो कि झज्जर में हरियाणा पुरातत्व संग्रहालय, जाकर इन सिक्कों को देख सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है रोहतक में हमारा था खोखरा कोट। अब खोखरा कोट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि खोखरा कोट में इन सिक्कों को बनाने की टकसाला थी। टकसाला बताया था क्या होती है, जहाँ पर सिक्के बनते। तो ये टकसाला की खोज 1936 में बिरबल साहनी ने की थी। बिरबल साहनी साइंटिस्ट थे, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, इस टकसाला की खोज की थी। क्या पुस्तक थी? वो ये थी, द टेक्निक ऑफ कोस्टिंग कोइंस इन द एंशिएंट इंडिया। ये पुस्तक थी, और इस पुस्तक में उसने क्या बताया है इस टकसाल के बारे में, जो योद्धाओं की टकसाल मिली है, कि उसने बताया कि सारे संसार में जो टकसालों में मुद्राओं के बनाने की प्राचीन सामग्री प्राप्त हुई है, उन सब में रोहतक से प्राप्त सामग्री सर्वोत्तम, सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। यानी कि जो संसार में टकसाला मिली है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, उन सब में इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे अच्छे सिक्के जो कि महत्वपूर्ण हैं बनाए गए हैं, वो योद्धाओं की टकसाला थी, जो कि बिरबल साहनी ने खोजी थी रोहतक के खोखरा कोट से। और क्या किया था योद्धा गणराज्यों ने? मौर्य वंश के पतन के बाद हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इस पूरे इलाके पर अधिकार कर लिया था। जो योद्धा गणराज्य था उसके समय हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। जब हरियाणा के नाम के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया गया था किस समय पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ था हरियाणा के लिए। जो योद्धा गणराज्य था उसकी जो राजधानी थी वो थी प्रकीता नायक नगर, यानी कि आज का औरंगाबाद और बामला जो क्षेत्र है वो उनकी राजधानी थी योद्धा गणराज्य की। इसके अलावा हरियाणा का जो रोहतक वो सिरसा का इलाका है, वो बड़े प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय था, यानी कि मेन पॉइंट था रोहतक और सिरसा योद्धा गणराज्य का। उसके बाद बताया जाता है कि जो योद्धा गणराज्य थे उन पर कुषाणों का अधिकार हो गया था, यानी कि कुषाण थे जो हमारे, उन्होंने योद्धा गणराज्य पर अधिकार कर लिया। तो पहला कुषाण शासक जो था उसका नाम था विम कटफिशिस, लेकिन विम कटिस पूरी तरह से योद्धा गणराज्य पर अधिकार नहीं कर सका। उसके बाद उसका जो योग्य उत्तराधिकारी होता है, जिसे हम सभी जानते हैं, कनिष्क, जिसके समय पर हमारी बौद्ध धर्म की चौथी महासभा भी हुई थी। तो कनिष्क और उसके पुत्र हुइस्क, इस दोनों ने ही क्या किया था, योद्धा गणराज्य पर पूरा अधिकार कर लिया था और योद्धा गणराज्य कनिष्क के अधीन आ गया था। उसके बाद जब कनिष्क वंश का यानी कि कुषाण वंश का पतन हो रहा था, उसके बाद योद्धा गणराज्यों ने कुछ छोटे गणराज्यों के साथ, जैसे कुनिंद, अर्जुनन और भी जो राज्य थे, उन सभी के साथ मिलकर एक संघ बनाया। और ये संघ ने मिलकर क्या किया, वासुदेव जो अयोग्य उत्तराधिकारी था कुषाण वंश का, वासुदेव के समय वो अपने आप को स्वतंत्र कराया, और स्वतंत्र ही नहीं कराया बल्कि कुषाणों को भारत से खदेड़ भी दिया, भारत से बाहर ही कर दिया, यानी कि भारत से कुषाण वंश का अंत कर दिया योद्धा गणराज्यों ने। संघ बना के ये याद रखना है, क्योंकि छोटे छोटे जो गणराज्य थे उन सभी को मिलाया गया था। उसके बाद इन्होंने इस जीत की खुशी में उन्होंने एक सिक्का विशेष प्रकार का चलाया था, जिसे योद्धा गणराज्य जय लिखा हुआ मिलता है उस सिक्के पर, यानी कि शत्रु पर योद्धा गणराज्य की विजय ये मिलती है। और आगे जो छोटे ये गणराज्य हैं इनकी बात करते हैं। अब अगला जो हमारा जन है वो अगरगण। अगरगण है जो इसके हमें अगरगण दूसरा हरियाणा में बड़ा गण माना जाता है, जिसके हमें 10 सिक्के सबसे पहले मिलते हैं रोजर्स को। कहाँ से मिलते हैं हमें बरवाला से। इन 10 सिक्कों में से 9 सिक्के अब ब्रिटिश संग्रहालय में जो ब्रिटेन में है, और उनमें से केवल एक सिक्का भारतीय संग्रहालय में है हमारे पास। उसके बाद फिर 1938 से 39 के बीच में HL श्रीवास्तव को हिसार के अघोरा से 51 सिक्के मिलते हैं अगरगण के। अब अगरगण क्या है? जो आज के अग्रवाल हमारे, वही अगरगण से संबंधित माने जाते हैं। जैसे कि अग्रवाल स्वीट्स, कितनी ही दुकान इनकी फेमस है, अग्रवाल हमारे वो अगरगण ही हैं। अघोरा जो नगर है रोहतक का, वो इसकी राजधानी थी अघोरा, जिस वजह से जो आज के अग्रवाल है अपने आप को अघोरा नगर से ही संबंधित मानते हैं, यानी कि ये उनका उद्गम स्थल है जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। अघोरा, रोहतक का अघोरा ये माना जाता है। जो अघोरा नगर है, अगर या अग्रवाल, इनके जो आदि पुरुष थे जिसका नाम अगरसेन था, उन्होंने ही अघोरा नगर की स्थापना की थी, और इसीलिए अघोरा नगर को ये अपना उद्गम स्थल मानते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। ये आपके जो अग्रवाल आज के।
फिर आपको पता ही है इन्होंने क्या किया था, योद्धा गणराज्यों के साथ मिलकर कुषाण वंशों के साथ युद्ध किया था, जिस वजह से ये अगर गणराज्य योद्धा गणराज्य के साथ ही मिल जाता है। उसके बाद एक और छोटा गणराज्य हमारा अर्जुन नायन गणराज्य। इसका कोई खास नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह राजस्थान में था। इसका केवल दक्षिणी हरियाणा और भी महेंद्रगढ़ के कुछ भाग शामिल थे अर्जुन नारायण गण के। इसका भी यही हुआ था, ये भी उसमें योद्धा गणराज्य में ही मिल गया था, कुषाणों के खिलाफ लड़ा था। तो यानी कि ये दोनों ही गणराज्य और एक और है तीसरा कुणिद गणराज्य, तीनों ही गणराज्यों ने क्या किया था, ये योद्धा गणराज्य में मिल गए थे, क्योंकि योद्धा गणराज्य काफ़ी बड़ा गणराज्य था और उन्होंने कुषाणों के खिलाफ युद्ध किया था, जिस वजह से इनका पतन हो जाता है, योद्धा गणराज्य में शामिल हो जाते हैं। कुणिद जो गणराज्य है उसके क्या है, इसका जो इलाका तो अंबाला था, और अंबाला है वहाँ से हमें इसे सिक्के मिलते हैं, और करनाल और जगाधरी के बूडिया से, यहाँ से हमें कुणिद गणराज्य के सिक्के मिलते हैं। ये तीनों गणराज्य छोटे गणराज्य थे, इस वजह से यहाँ से ना तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना ही ज़्यादा इनके बारे में जानकारी यही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था हमारा योद्धा गणराज्य था, वो याद रखना, क्योंकि बाद में ये जो सारे गणराज्य है वो योद्धा गणराज्य में शामिल हो जाते हैं। अब योद्धा गणराज्य का ही पतन होता है, उसके बाद जो हमारा काल चलता है गुप्त काल। गुप्त काल वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में बस 2-3 शासकों के ही नाम आते हैं गुप्त काल से। क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, क्योंकि जो योद्धा गणराज्य था उस पर जो शासन किया था, उसका जब विनाश किया तो वो किया था समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश का जो शासक था, इसका जो वर्णन मिलता है, हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो प्रयाग प्रस्ती अभिलेख से मिलते हैं कि समुद्रगुप्त ने योद्धा गणराज्यों पर विजय हासिल की, जीत हासिल की और इसको गुप्त वंश में मिला लिया, यानी कि अब हरियाणा के इलाका समुद्रगुप्त के इलाके में आ गया था। फिर क्या हुआ, जो 5वीं सदी थी उसमें क्या हुआ, सकंद गुप्त की मृत्यु हो जाती है और सकंद गुप्त एक योग्य उत्तराधिकारी था। उसके बाद क्या होता है, जो हरियाणा का इलाका है उस पर पुष्यभूति नाम का एक गुप्त सामंत वो अधिकार कर लेता है, यानी कि गुप्तों के वंश से बाहर हो जाता है 5वीं सदी में हरियाणा। तो ये थे छोटे छोटे वंश जो गुप्त है, हमने पता कि काफ़ी बड़ा वंश है, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में हमें बात करनी है, जो कि थोड़ी ही इनकी हिस्ट्री होती है। यही कि योद्धा गणराज्य जो हरियाणा का सबसे बड़ा गणराज्य था उसको समुद्रगुप्त ने जीता था। अब हम बात करते हैं जो योद्धा गणराज्य के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हरियाणा की हिस्ट्री में, वो है हर्षवर्धन काल, यानी कि वर्धन वंश, उसको करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, उससे आ गया था हमारा वर्धन वंश। वर्धन वंश जिसका संस्थापक था पुष्यभूति, जिसे पुष्यभूति वंश या पुष्यभूति वर्धन वंश भी कहा जाता है, और इसकी राजधानी थी थानेश्वर या थानेसर। यहाँ पर उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था पुष्यभूति ने, जिस मंदिर का निर्माण आगे चलकर आधुनिक हरियाणा जब पड़ेगा उसमें मराठा सदाशिव राज, जिन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जिक्र तब भी होगा, वो बनवाया था पुष्यभूति ने। तो उसके बाद जो शासक बनते हैं नरवर्धन, राज्यवर्धन, समय है इसका 505 से 525, राज्यवर्धन प्रथम 525 से 550, आदित्यवर्धन 550 से 580 और प्रभाकर वर्धन। ये आदित्यवर्धन, पुष्यभूति से लेकर आदित्यवर्धन तक आप ये याद रखना, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये अधीन थे। अब किसके अधीन थे, अभी हमने बात किया था जब गुप्त वंश के बाद पतन के बाद जिसने पुष्यभूति वंश ने, एक सामंत ने, गुप्त वंश के सामंत था, उसने अधिकार किया था हरियाणा की, उनके अधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे। फिर जो स्वतंत्र शासक हुआ प्रभाकर वर्धन, जिसे पूर्ण स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है वर्धन वंश के, ये एक शक्तिशाली शासक हुआ प्रभाकर वर्धन, और उसने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ राज्य किया। और इससे पहले जितने थे वो अधीन थे, किसके, जो पुष्यभूति गुप्त वंश था उसके अधीन। वो गुप्त वंश नहीं जिसके हम इंडिया के बड़े स्तर पर बात करते हैं, वो जो सामंत था, जो पुष्यभूति सामंत गुप्त था, वो भी उनके अधीन थे, क्योंकि हरियाणा पर उसका अधिकार हो गया था। अब प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था, हुणों के साथ युद्ध करके लाट, मालवा, सिंध और कंधार इन पर अधिकार कर लिया तो, और वर्धन वंश के राज्य की जो सीमाएं उसको बढ़ा दी थी, जिस वजह से इसको पूर्ण स्वतंत्रता का जन्मदाता मान जाता, कि काफ़ी बहादुर शासक था, चक्रवर्ती सम्राट आप इसको मान सकते हैं। वर्धन वंश के लिए प्रभाकर वर्धन था। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। इसने 580 से 605 ईस्वी तक शासन किया। 605 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है और राज्यवर्धन शासक बनता है। राज्यवर्धन है जो इसकी बहन है, उसका विवाह है मुखरी वंश में होता है और ग्रह वर्मा के साथ होता है। जब राज्यवर्धन शासक बनता है तो ग्रह वर्मा को देवगुप्त और संसार
ये धोखे से मार देते हैं और उसकी बहन को कैद कर लेते हैं। जब राज्यवर्धन को यह बात पता लगती है तो वो युद्ध के लिए निकल पड़ता है, जिससे देवगुप्त और संसार जो कि गोड है आपका बंगाल, वहाँ का शासक होता है, धोखे से 606 ईस्वी में मार देते हैं राज्यवर्धन को। तो उसके बाद हर्षवर्धन जो इसका बड़ा भाई था, उसके बाद छोटा भाई हर्षवर्धन छोटा था, वो गद्दी पर बैठता है, जिसका समय 606 से 647। इस बीच में याद रखना कि जो राज्यवर्धन था उसकी माँ का नाम यशोमती था, यानी कि इनकी माँ का नाम यशोमती, और उसके भाई ने भंडे, उसके पुत्र का नाम था भंडे, उसको इन दोनों के अनुचर यानी कि सेवा करने के लिए भेजा था, जो हर्षवर्धन के समय इसका सेनापति बनता है। क्यों? ये बचपन से इनके साथ था, जो कि इसके मामा का लड़का था, ये याद रखना है आपने। हर्षवर्धन का काल आता है। हर्षवर्धन का जो काल हो 606 से 647 ईस्वी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरियाणा के इतिहास के लिए। अब हर्षवर्धन था जो काफ़ी प्रतापी सम्राट था, हम सभी जानते हैं उसके बारे में। इन्होंने लिखने का भी शौक था, तो इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, जिनमें नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और हर्षवर्धन के ही दरबार में बाणभट्ट रहते थे, जो इनके इतिहासकार थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक बुक लिखी है, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी पर है, जो इनके पूरे वंश के बारे में बताता है। और हर्षवर्धन के समय जो प्रांत है उसको भुक्ति कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता, तो इसलिए बता गया। और इम्पोर्टेंट जो बात है, हर्षवर्धन के समय ह्यूनसांग जो चीनी यात्री था, ह्यूनसांग वो आया था कब? 629 ईस्वी में। और वो ह्यूनसांग है जो 635 से लेकर 44 ईस्वी तक थानेश्वर में ही रहा हर्षवर्धन के पास। इसी के समय हर्षवर्धन की एक और बात बताता हूँ। 632 ईस्वी में युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय के, क्योंकि हर्षवर्धन माना जाता है कि हर्षवर्धन ने कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, सिर्फ जीवन में एक बार हारा था, वो भी सिर्फ 632 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से। वरना हर्षवर्धन अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था, सिर्फ एक हारा था, ये याद रखना है। और हर्षवर्धन शिव का काफ़ी बड़ा भगत था। माना जाता है कि हर 4 वर्ष में ये एक यज्ञ आयोजन किया करता था। उस यज्ञ में जो इसकी व्यक्तिगत संपत्ति थी, यानी कि राज्य की नहीं, जो इसकी व्यक्तिगत खुद की संपत्ति थी, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी उस यज्ञ में दान कर देता था, और अपनी बहन राज्यश्री द्वारा दिया जाने वाला एक वस्त्र ही पहनता था। तो इतना अच्छा राजा था हमारा हर्षवर्धन, काफ़ी प्रतापी राजा हुआ। तो यहाँ से हर्षवर्धन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, और योद्धागण राजा, इस पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये था हमारा वर्तन वंश हरियाणा के इतिहास से। तो यहाँ पर हमारी वीडियो फ्रेंड्स ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।